ऐसा ही है। अच्छा एक काम करते हैं मुस्तफा, ये HTTP मेथड्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिक दो बता दो जो हमने पढ़े। गेट और पोस्ट। गेट का काम क्या है? सही है, बैठ जाओ। तो हमने दो तरह के HTTP मेथड पढ़े। जब हमने एक्सियोस पढ़ना शुरू किया तो हमने बोला था ये क्या होते हैं, सिंपल डेटा ट्रांसफर के तरीके। दो पढ़े थे, गेट और पोस्ट। अब वही दोनों हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिए थे। ये आपका गेट था, सही है। और ये गेट, ये क्या चीज़ है? इसको राउट कहते हैं, इसको URL कहते हैं, इसको एंड पॉइंट कहते हैं, इसके बहुत नाम है। इसको मैं नॉर्मली राउट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? राउट। लेकिन इसको उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा जो रिएक्ट राउटर का राउट होता है। जो रिएक्ट राउटर का राउट होता है वो बेसिकली रिएक्ट ऐप की बात हो रही है कि रिएक्ट का कौन सा पेज खुलेगा। ये जो राउट है ये बैकएंड है, कि बैकएंड में कहां से डेटा आएगा। इस वक्त ये कौन सा राउट लगा हुआ है? इंडेक्स राउट लगा हुआ है या मेन राउट लगा हुआ है? इंडेक्स राउट, मेन राउट कब खुलता है? जब आप डोमेन नेम लिख लेते हो। आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप क्या लिखते हो? लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 5000। ये आपकी डोमेन है बेसिकली। वरना आपके पास डोमेन है जैसे ic.org.pk, तो अगर आप वो लगाओगे तो पहली चीज आपको मेन राउट दिखाता है। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? स्टेटस। स्टेटस में हमने एक चीज पढ़ी थी, जो 200 स्टेटस कोड होता है। 200 से लेके 299 तक सक्सेसफुल होता है। 500 से लेके 599 तक इंटरनल सर्वर एरर होता है। 400 से लेके 499 तक होता है इनवैलिडेशन, यानी कि यहाँ तो उसको वो चीज नहीं मिली, यहाँ कोई एरर आया। 300 से लेके 399 क्या होता है? रीडायरेक्ट। क्या होता है? रीडायरेक्ट। 300 से लेके 399 रीडायरेक्ट होता है। तो ये सारा आपको जबानी पता होना चाहिए, ठीक है? कि अगर आप स्टेटस कोड देखें तो आप समझ जाएंगे पीछे बैकएंड पे क्या हुआ था। अगर आपको 312, 322 कुछ ऐसा कोड दिख रहा है तो वो क्या है? रीडायरेक्ट का मतलब पहले URL दूसरी थी, लेकिन कोड में कोई चीज होने की वजह से आपको वो दूसरी जगह पे ले आया है, तो ये रीडायरेक्ट होता है। अगर 400 या 499 के बीच में अगर कोई कोड है, जैसे 419, 440, सही है, 409, 408, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर उठाए। यानी कि एरर का ये मतलब नहीं है कि क्रैश हुआ है, ये एरर का मतलब है कि आप जो चीज चाहते थे वो उसके पास नहीं है। उसके अलावा है 500 से लेके 599, जैसे 500, 520। अब जब 500 के कोई भी स्टेटस कोड दिखेगा उसका मतलब क्या होता है? इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कि आपका जो सर्वर है वही क्या हो चुका है? क्रैश कर चुका है। तो वो सबसे खतरनाक और सबसे इशू वाला एरर होता है। तो हमारे पास गेट है और पोस्ट है। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि एक ही राउट पे, यानी कि कौन सा राउट है? इंडेक्स राउट। तो एक ही राउट पे हमने गेट भी लगाया हुआ है और पोस्ट भी लगाया हुआ है, यानी कि दोनों मेथड्स लगाए हुए हैं और लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके फ्रंट एंड पे कि वो कौन से HTTP मेथड को यूज करना चाहता है। आप एक ही राउट के वैसे तो 7 मेथड्स लगा सकते हो। 7 में कौन कौन से हैं? ये गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, अपडेट है। तो ये सारे जो आपके पास मेथड्स हैं ये आप इस पे लगा सकते थे। तो जब आप गेट करेंगे और मेन राउट पे जाएंगे तो कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला, क्योंकि ये क्या है? ऐप डॉट गेट। उसके बाद कौन है? ऐप डॉट पोस्ट। तो इसका मतलब है कि जो आपका फ्रंट एंड, जब मैं कहता हूं फ्रंट एंड करेगा तो बेसिकली क्या मतलब है? फ्रंट एंड से कौन हिट करता है यहां पे? फ्रंट एंड से यूजर करता है। लेकिन रिएक्ट में हमने क्या इस्तेमाल किया था कॉल करने के लिए? एक्सियोस। तो एक्सियोस एक HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी है, जो मैंने लफ्ज पहले भी इस्तेमाल किया है कि जो आपकी HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी होती है वो ये काम कर सकती है। अब आपका जो ब्राउजर है वो भी ये काम कर सकता है, लेकिन ब्राउजर हमेशा कौन सा मेथड यूज कर सकता है? गेट मेथड यूज कर सकता है, क्योंकि ब्राउजर में जब आप URL लिख के एंटर मारते हैं तो बेसिकली आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? गेट। वो कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकता? पोस्ट। तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? थंडर क्लाइंट। अब मजे की बात क्या थी कि ये जो थंडर क्लाइंट है इसमें ब्राउजर में जैसे हम गेट करते थे हम वो यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि हमें क्या करनी थी? पोस्ट रिक्वेस्ट करनी थी। ये बेसिकली फ्रंट एंड है। जब मैं थंडर क्लाइंट की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं?
फ्रंट एंड, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब फ्रंट एंड गेट रिक्वेस्ट करेगा, फ्रंट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा तो उसको क्या दिखेगा, या मेरा जो बैक एंड सर्वर है वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि आप खुद सोचेंगे अगर आपको इस वक्त टेस्ट करना है और ये थंडर क्लाइंट ना होता, अब आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और आपको चेक करना है कि आपका पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रही है, तो आपको पूरी की पूरी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी पड़ती, उसके अंदर axios.post करना पड़ता और axios.post के अंदर आपको ये वाला राउट लगाना पड़ता। ये बात आप समझ रहे हैं? तो इस सब झंझट से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, थंडर क्लाइंट। हम कहते हैं कि पहले बैकएंड बना लो, उसके बाद क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। अब आपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन सबने बना लिए, सही है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप सबने बनाया है। अब आप फाइनली इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आप दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट। लेकिन जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक इश्यू आएगा, वो आपको हमेशा एक एरर देता है। वो एरर कुछ होता है कि नेटवर्क एरर कुछ आपके पास आता है, एक नेटवर्क एरर आता है और उसकी जो डिटेल्स अगर आप खोलते हैं तो उसमें वो आपको बताता है कि सर्वर डिनाइड द रिक्वेस्ट, सर्वर डिनाइड द रिक्वेस्ट, यानी कि वो आपको एक्सेस नहीं करने देता। अब वो आपको एक्सेस क्यों नहीं करने देता, क्योंकि आपके कोड में एक चीज की कमी है और वो आप क्या है, एक्सप्रेस कोर्स। तो आप गूगल पे आके लिखेंगे क्या, एक्सप्रेस कोर्स। तो जब आप एक्सप्रेस कोर्स में जाएंगे तो ये एक सिंपल सी लाइब्रेरी है जो आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। अब क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लाइब्रेरीज इनबिल्ट होती हैं तो उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो npm इंस्टॉल कोर्स से आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, var course require course, यानी कि इस पैकेज को अब वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद वो सिंपल क्या कर रहा है, ऐप डॉट यूज क्या है, ऐप डॉट यूज क्या है, मिडिलवेयर है। और मिडिलवेयर कब कब चलता है, मिडिलवेयर कब चलता है, जब बॉडी डेटा देती है। हर बार चलती है मिडिलवेयर, जब भी रिक्वेस्ट आएगी, मतलब जब मैं कह रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं बैकएंड की, आप इस वक्त खुद को क्या सोचें, आप क्या हैं, बैकएंड डेवलपर। तो अब जब आप बैकएंड डेवलपर है, मैं कहूंगा रिक्वेस्ट आई, तो ये रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि फ्रंट एंड आपसे डेटा मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो फ्रंट एंड जब आपसे डेटा मांगेगा, यानी कि कोई भी वहां से रिक्वेस्ट आएगी, तो मिडिलवेयर हमेशा चल जाती है। ये बात आप सबको समझ आ रही है? और मिडिलवेयर चलने का क्या मतलब है कि मिडिलवेयर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इस वक्त ये वाली मिडिलवेयर चल जानी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अब वो चला के वो कर क्या रही है, बेसिकली वो एक फंक्शन चला रही है, उस फंक्शन का नाम क्या है, कोर्स। और ये फंक्शन कहां से आया, वो लाइब्रेरी से जो अभी अभी हमने इंस्टॉल करी और उसको इंपोर्ट किया। ये बेसिकली कोर्स क्या है, ये क्या भला है, ये कोर्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये लिख के भी बता देगा, सॉरी, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब इसका सिंपल सा एक मेथोडोलॉजी है कि ये क्रॉस ओरिजिन क्यों कह रहा है, ये जो लफ्ज है ना क्रॉस ओरिजिन, इसमें ही सारी मतलब इसका मतलब छुपा हुआ है। अब देखिए मसला क्या है, जब आप रिएक्ट को चलाते हैं तो कौन से पोर्ट पे चलता है वो, 3000। हमने जो Node.js का सर्वर बनाया था वो किस पोर्ट पे बनाया था, 5000। तो अब आपका जो सर्वर है जरूरी नहीं कि आप ही के कंप्यूटर में हो और फ्रंट एंड भी आपके कंप्यूटर में हो, क्योंकि आजकल तो दुनिया उस स्टेज पर है कि बैकएंड आपका कहीं और पड़ा हुआ है और फ्रंट एंड आपका कहीं और पड़ा हुआ है। अब सिक्योरिटी की वजह से जो आपका फ्रंट एंड है, वो सॉरी बैकएंड है, वो आपके फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये मेरे कंप्यूटर के अंदर से नहीं हुई है। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से जब भी पोर्ट नंबर बदलेगा, या तो पोर्ट नंबर बदले या उसकी डोमेन बदले, दोनों में से कोई भी चीज बदलेगी तो आपका जो बैकएंड कोड है वो उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। वो क्यों ब्लॉक करेगा, वो बोलेगा कि भाई मुझे क्या पता कि ये मेरे फ्रंट एंड ने भेजी है। बात समझ रहे हैं? उसको लगेगा कि भाई ये पता नहीं कहां से रिक्वेस्ट आ रही है, कोई हैकिंग भी हो सकती है, तो वो उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। अब उसको ओवरराइड करने के लिए, यानी उसको कहने के लिए कि नहीं भाई जहां से भी रिक्वेस्ट आए तुम एक्सेप्ट कर लो, उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, क्रॉस
ओरिजिन, इसको हम कहते हैं बेसिकली कोर्स को इनेबल करना। मतलब हम कोड को कहते हैं कि भाई कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तुम एक्सेप्ट कर लेना। अब इसकी भी सारी आपके पास तौर तरीके हैं। आप यहां पे ये भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अब कोर्स अगर आपने ये वाला काम किया ना, यानी कि इसको हम बेसिकली कर ही लेते हैं, हम इसको यहां से कॉपी करते हैं, हम पहले रिक्वायर कर लेते हैं। क्या चीज? पोर्ट सेम नहीं हो सकता, दोनों सर्वर एक साथ नहीं चलेंगे। क्या चीज? हाँ उसको करते हैं, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं। तो हमने सिंपली क्या किया है कि हमने कोर्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और उसका फंक्शन यहाँ पे किसमें चला दिया है, यूज में। तो ऐप डॉट यूज बेसिकली क्या है, मिडल वेयर है Node.js की। तो Node.js की मिडल वेयर है, तो उसको हमने कोर्स पास किया। तो इसका मतलब है कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो किस फंक्शन को हिट करेगी, सबसे पहले कोर्स के फंक्शन को हिट करेगी। तो कोर्स का फंक्शन जब चल जाएगा तो बेसिकली वो Node.js को बोलेगा कि रिक्वेस्ट कहीं से भी हो तुम एक्सेप्ट करो। तो इसका मतलब है अब आपका कोड जो है वो जो अटेंशन रिक्वायर्ड वाला जो बेसिकली एरर है वो अब नहीं देगा। बात समझ आ रही है? सिंपल। लेकिन ये एक इशू है। इशू क्या है कि आपके पास कुछ राउट हैं जो आप चाहते हैं कि ये हर कोई इसको एक्सेस ना करे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बोल सकते हैं कि भाई फर्ज करो इसने क्या बोला है कि प्रोडक्ट्स आईडी वाला जो राउट है सिर्फ उसको क्या पास करो, कोर्स। तो इसका मतलब है कि बाकी जो राउट्स हैं अब वो डायरेक्ट हिट नहीं होंगे। सिर्फ कौन सा राउट हिट हो सकता है, प्रोडक्ट्स वाला, प्रोडक्ट्स आईडी वाला नहीं। अब उसको पता है कि बस सिर्फ यहां पे करना है, अब आप ऐप डॉट यूज में नहीं लगाएंगे। इवन आप ये भी काम कर सकते हो कि आप ऐप डॉट यूज में बता सकते हो यहां पर कि जो मेन राउट पे रिक्वेस्ट आए सिर्फ उस पे क्या लगा दो, कोर्स लगा दो। तो आप ये काम भी कर सकते हो। इवन आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसको कॉपी करके दोबारा ले आओ और बोल दो कि स्लैश प्रोडक्ट्स पे जो रिक्वेस्ट आए उस पे सिर्फ कोर्स चला दो। या आप ये भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स के जितने भी चाइल्ड्स हैं उन पे कोई भी रिक्वेस्ट आए तो उस पे कोर्स चला दो। तो अब सिर्फ दो तरह की रिक्वेस्ट पे कोर्स चलेगा, एक तो मेन पे और प्रोडक्ट्स के चाइल्ड पे। ये फॉरवर्ड स्लैश स्टेटस का मतलब है कि प्रोडक्ट्स के जितने भी चाइल्ड हैं उन पे लगा दो। तो बेसिकली इस पे क्या लग जाएगा, कोर्स। तो इसका मतलब है कि जब आप एक्सियोस यानी कि आप फ्रंट एंड रिएक्ट से आप प्रोडक्ट्स का कोई भी राउट या मेन राउट हिट करने की कोशिश करोगे आपको जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा आप किसी और राउट को हिट करोगे तो आपको नेटवर्क एरर का एरर देगा। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और नेटवर्क एरर कब आता है। इसको हम रहने देते हैं और हम इसको यूनिवर्सल कर लेते हैं। और हमें फाइनली इसको लाजमी सी बात है क्या करना पड़ेगा, npm install कोर्स। वैसे आप कंफर्म कर लें कि यही है, कोर्स ही है। आपने कोर्स इंस्टॉल कर ली लाइब्रेरी, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, 2 मिनट में हो जाएगी और आपके पास काम हो गया। हाँ लगता है किसी ने फाइल डिलीट कर दी। तो उसको कोई मूव नहीं किया था उसने? उसने पुरानी फाइल सारी डिलीट कर दी।
अब मुझे बेसिकली जो आपका बैच 2 था उसके अंदर बेसिकली हमने एक आर्टिकल को फॉलो किया था MongoDB हिट करने के लिए। तो MongoDB का कोड चलाने के बहुत तरीके हैं, तो वो मुझे एक आर्टिकल मिला था उनकी क्लास में, तो हमने उसका पैटर्न जो था वो यूज़ किया था। वो बहुत सिंपल और इजी है क्योंकि उसका बहुत सारे तरीके हैं। तो बेसिकली मैं वो देख रहा था कि अगर वो कोड मिल जाए तो मैं आपकी क्लास में डायरेक्टली अपलोड कर दूँगी, वो आपको सारी फाइल मिल जाए। कौन सी? फर्स्ट बैच में भी नहीं होगा ना, उन्होंने डिलीट कर दिया। आपने जो ये कोड किया हुआ है आपका जो वो है बैकएंड API, वो वही वाला है या आपने अलग से खुद से किया था? MongoDB खुद लगाई थी? चले तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने Node.js में गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, ठीक है, उनको यूज़ किया। लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ की कमी है और वो क्या है? डेटाबेस। हमने लास्ट टाइम एक काम किया था और चेक भी किया था कि हमने एक टेम्पररी अपना एक डेटाबेस बनाया था। वो डेटाबेस क्या किसके सूरत में था? एक वेरिएबल था, एक लिस्ट थी। हमने इसमें डेटा ऐड भी करवाया था और इधर से डेटा चेक भी किया था कि भाई अगर मेरे पास कोई यूज़र है तो मैं उसको कैसे चेक करूँगा, और अगर मेरे पास कोई यूज़र नहीं है तो मैं उसको कैसे न्यू ऐड करूँगा। तो ये हमारा क्या यूज़ हो रहा था? एक तरह से डेटाबेस। लेकिन ये क्योंकि एक असल डेटाबेस नहीं है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर डेटाबेस। तो जो बेसिकली हम डेटाबेस यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है? MongoDB। अब MongoDB डेटाबेस है। अब डेटाबेस को थोड़ा सा समझना है कि डेटाबेस है क्या। आपके पास जो डेटा सेव होता है हार्ड डिस्क में, वो भी एक तरह से डेटा तो सेव हो रहा है ना, लेकिन ये वो डेटाबेस नहीं है। जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपकी SSD है, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। ये जो डेटाबेसेस होते हैं ये क्या करते हैं कि जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क या SSD, उसके अंदर जो आपके पास डेटा सेव हो रहा होता है, वो डेटा कैसे सेव होगा और जब आपको चाहिए होगा आपको कब निकाल के देना है और कैसे देना है, वो सारा काम किनका होता है? डेटाबेसेस का। तो डेटाबेस बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा इजी होके समझें तो ये एक लैंग्वेज है। ये एक अलग लैंग्वेज होती है जो बेसिकली आपका डेटा सेव करती है और आप जब मांगते हैं तो आपको वो ढूंढ के देती है। वैसे लफ्ज अगर सुने तो लफ्ज सुनने से ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां पे हम अपनी सारी फाइलें रख सकें, डेटाबेस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। डेटाबेस का बेसिकली मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप कोई भी अपना डेटा सेव करवाएं और उसको बोलें कि मुझे अब ये डेटा लाके दो, या ये वाले डेटा में ये चेंज कर दो, या ये वाला डेटा डिलीट कर दो, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन आपने पहले भी सुना होगा। तो क्रूड ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम डेटाबेस को कहते हैं कि या तो क्रिएट करो, यानी कि कोई रिकॉर्ड क्रिएट करो, या कोई रिकॉर्ड रीड करो। अब रीड करने में आपके पास फिल्टर्स हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मुझे ये वाले बंदे ले आओ जिनकी एज 25 to 35 है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? सारी टेक्निक्स चाहिए, आपको फिल्टर्स चाहिए। तो ये बेसिकली आपको डेटाबेस की लैंग्वेज है वो आपको लाके देती है। अब क्योंकि ये आपको ये क्यों मसला था, या एक न्यू लैंग्वेज बनाने का क्यों मसला था? क्योंकि आपका जैसे जैसे डेटा बढ़ता है तो जब आप डेटा आपको वो लेकर आना है तो उसको पहले लेकर आने से पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन मसला क्या होगा कि आपके पास 50,000 लोग हैं। अब उसको एक बंदा चाहिए, तो उन 50,000 में से वो एक बंदा ढूंढने के लिए पहले सारे बंदों का नाम चेक करेगा या आईडी चेक करेगा, फिर आपको बोलेगा ये आपका बंदा है। तो इसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स ने बहुत अलग अलग किस्म के तरीके बनाए, यानी कि अलग अलग डेटाबेसेस बनाए जो कि अलग अलग लैंग्वेज थी, जो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती थी ताकि आपका डेटा जल्दी से जल्दी सर्च हो सके। मेन जो गेम थी वो यही थी कि आपका डेटा जल्द से जल्द सर्च हो, क्योंकि अगर आपका डेटा आने में देर लगेगा तो पूरी की पूरी आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। अब आप सोचेंगे आपने लॉगिन को क्लिक किया, अब आप बैठे हुए हैं, वो गोल गोल लोडिंग का बाहर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वर तो मजबूर है
अब जब तक उसको डेटाबेस नहीं कहता कि भाई ये मेरे पास बंदा है या नहीं है, तो बैकएंड क्या करेगा? अब बैकएंड को तो इंतजार भी करना है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई डेटाबेस जवाब नहीं दे रहा, भाई तुम तो हो ही नहीं मेरे पास। समझ रहे? तो डेटाबेस का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो उसका ऑपरेशन टाइम है, वो फास्टेस्ट होना चाहिए। अब वो फास्टर क्यों इशू है? क्योंकि जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता है, आपके पास टाइम या डिले बढ़ता चला जाता है। इसके लिए दुनिया में बहुत ज़्यादा अब तो डेटाबेसेस बन चुके हैं, और दो जो सबसे पॉपुलर डेटाबेस हैं, पहला कहलाता है एसक्यूएल डेटाबेसेस और दूसरा क्या कहलाता है? नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस। अगेन अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एसक्यूएल खुद एक डेटाबेस नहीं है, मतलब कोई सेव करने की जगह नहीं है, बल्कि एसक्यूएल एक जबान का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम है। सही है? और आप में से कितने बच्चे जो एसक्यूएल को जानते हैं? आप जानते हैं। तो एसक्यूएल जो है, आप सबने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो देखा है, एक्सेल आप सबने देखा है, गूगल शीट आप सबने देखी है। तो गूगल शीट में क्या होता है? रोज और कॉलम्स। तो एसक्यूएल सबसे पुराना टाइप ऑफ डेटाबेस है जो अब तक चल रहा है और सबसे रिलायबल है, बड़ा बेहतरीन डेटाबेस है। इवन पहले मैंने भी नॉन एसक्यूएल पहले सीखा था, उसके बाद में किस पे चला गया था? एसक्यूएल। एसक्यूएल थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन रिलायबल है, ये नो डाउट रिलायबल है। उसकी वजह क्या है वो भी थोड़ा समझते हैं। तो क्या होता है कि एसक्यूएल डेटाबेसेस में, जैसे हमारे पास ये गूगल शीट है, तो उसके अंदर सिंपली आपके पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम होने का फायदा क्या है कि मुझे पता है कि मेरे पास टोटल कितने कॉलम है और हर कॉलम में किस तरह का डेटा है, और रॉ में मुझे पता लगेगा कि हर रॉ के जो कॉलम्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। तो मुझे इतनी गारंटी है कि मेरे पास जितना डेटा है उनका जो कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे। तो मुझे जब भी कोई डेटा चाहिए होगा, मैं पहले कॉलम्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट किस पे जाऊंगा? रॉ पे, क्योंकि मुझे वो रॉ मिल गई तो डायरेक्टली मुझे उसके कॉलम्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कॉलम सारे सेम है। ये बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपका जो एसक्यूएल डेटाबेस है वो कुछ काम करता है। और अगर आप एसक्यूएल को टाइप करेंगे W3 स्कूल के लिए भी, तो आपको वो बेसिकली दिखाएगा कि वो कोई सेव करने की जगह नहीं है, बल्कि वो एक लैंग्वेज है, यानी कि वो एक लिखने का तरीका है। तो आप कह रहे हैं वो सिलेक्ट स्टैटिस्टिक फ्रॉम कस्टमर्स। तो जब हमने ये किया तो वो सारा आपको देखो टेबल उठा के ले आया, और किस टेबल में से उठा के ले आया? कस्टमर्स टेबल में से उठा के लाया। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप यहां पे उसको लिखें कस्टमर नेम और इसको आप रन करें, अब मेरे पास क्या आया? कस्टमर्स नेम। लेकिन आपने देखा कि ऑपरेशन कितना फास्ट था, एकदम ब्लिंक ऑफ अ सेकंड वो आपने डेटा चेंज हो गया। तो ये एसक्यूएल डेटाबेसेस का फायदा है कि वो बहुत फास्टर होते हैं, बहुत टेंजिबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो कॉलम्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। तो डेटा होमोजीनियस होगा। डेटा होमोजीनियस का क्या मतलब है कि सारे जो कॉलम्स का डेटा है उनकी डेटा टाइप भी सेम रहेगी। इसका मतलब है कि जो मेरा कस्टमर नेम का जो डेटा है वो टाइप टेक्स्ट है, यानी कि स्ट्रिंग है। तो अगर वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो मुझे पता है कि रॉ 0 से लेके रॉ 50,000 तक सारे इनके कौन सा डेटा टाइप होगा? स्ट्रिंग होगा। तो इसमें एक कॉलम के अंदर आपका एक होमोजीनियस डेटा होता है। तो इस वजह से इसकी जो क्वेरी टाइम है, यानी कि क्वेरी टाइम वो होता है कि जो आपने उसको बोला कि मुझे ये चाहिए, तो डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट गई, डेटाबेस ने जो आपको डेटा वापस दे दिया, उसके बीच में जो टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं? क्वेरी टाइम। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस का क्वेरी टाइम बहुत फास्टर है, फास्टेस्ट है बल्कि। तो लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है? अगर एसक्यूएल था तो नॉन एसक्यूएल आया। अब अगर एक चीज पहले हो और अगर उसका एक कॉम्पिटिटर आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि पहली वाली चीज में कोई ना कोई कमी थी जो वो दूसरी वाली चीज उसको फुलफिल कर रही है। ये बात ऐसी ही होती है। तो उसके बाद एसक्यूएल बहुत पुराने डेटाबेसेस हैं। जब से मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में सुना है तो मैं एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में भी सुनता आया हूं। लेकिन उसके बाद अभी ये रीसेंट एक और तरह का डेटाबेसेस इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई डेटा को सेव करने की लिए। तो वो कौन सी हैं? नॉन एसक्यूएल। सिंपल है कि जो एसक्यूएल नहीं है, मतलब जो एसक्यूएल का ऑपोजिट। अब आपने जेसन आप सबने पढ़ा है, ठीक है? तो नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस वालों ने कहा कि भाई हमारे पास एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और वो कौन है? जेसन।
कि जब भी दो अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, जेसन में। जब हर लैंग्वेज उन्होंने कहा कि जेसन को समझती है, जब हर लैंग्वेज अपना डेटा जेसन में भेजना जानती है, तो आप एक डेटाबेस ऐसा ही बना लो जो किस में डेटा सेव करे, जेसन में। तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि एसक्यूएल में अगर आपको डेटा सेव करवाना है तो आप उसमें जेसन सेव नहीं करवा सकते, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके फॉर्मेट में, एसक्यूएल के फॉर्मेट में। तो जब आप एसक्यूएल के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत लगाते हैं। अब उसमें एक और मसला है, अब जैसे कि आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर है एरे। अब जो आपकी क्लासिक एसक्यूएल है वो एरे को एक्सेप्ट नहीं करता या लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अंदर वो डेटा टाइप है ही नहीं, क्योंकि वो बेसिक डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि आपका ये इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, वो इन डेटाबेसेस को, एरे बहुत बाद में। तो एरे का प्रॉब्लम ये है कि अब वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। अब कलेक्शन ऑफ आइटम एक रॉ में वो कैसे सेव करेगा। हम एक टेक्निक लगा लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि एरे को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्ट्रिंग में, और उस स्ट्रिंग को हम क्या करा लेते हैं, सेव करा लेते हैं। ये लेकिन ये एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्यों है, क्योंकि अगर मुझे फिल्टर करना है, अब मुझे देखना है कि मुझे वो वाला बंदा लाके दो जिसके एरे के अंदर ये चीज पड़ी है, तो अब मैं ये नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि मैंने उसको किसके तौर पे सेव कराया हुआ है, स्ट्रिंग। अब ये एक मसला था। अब इसका मतलब है कि अगर मुझे एरे सेव करनी है तो मुझे एक पूरा नया टेबल बनाना पड़ेगा, उस पूरे टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो आपके एरे के वो होने चाहिए, इंडेक्स नंबर्स होने चाहिए, और उसके अंदर सारा डेटा सेव होगा। लेकिन मुझे पता है कि एरे जो होती है वो आपके पास डायनेमिक है। इसका मतलब है जरूरी नहीं कि अगर इस एरे के अंदर 10 आइटम है तो अगला जो एरे आएगा उसके अंदर भी 10 हो। अभी अगेन प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपके पास क्या चीज होना जरूरी थी, नॉन एसक्यूएल। नॉन एसक्यूएल इस सारे मसलों को खत्म कर देता है, क्योंकि वो किस तरह का डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेता है, जेसन डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेता है। अब जेसन का फायदा क्या हुआ कि आप ऑब्जेक्ट ले आओ, आप एरे ले आओ, आप ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ले आओ, आप ऑब्जेक्ट इन एरे ले आओ, किसी भी तरह का जेसन स्ट्रक्चर ले आओ, वो ये आपका नॉन एसक्यूएल सेव कर देता है। और ना सिर्फ सेव कर लेता है बल्कि क्वेरी भी कर सकता है। इसका मतलब है आप कहते हो कि नहीं, इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये एरे है, इस एरे में ये वाला जो नंबर है अगर है तो मुझे लाके दो। समझ रहे हैं? तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आप कर सकते हैं। तो इसका ये बेसिकली नॉन एसक्यूएल का फायदा है। अब इसका ये फायदा है तो फिर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सिंपल ये है कि जो पक्के प्रोग्रामर्स होते हैं या जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो डायनेमिक को पसंद नहीं करते। मतलब कि अभी जो डेटा है उसके अंदर 10 प्रॉपर्टीज हैं, जो अगले बंदे का डेटा है उसके अंदर 12 प्रॉपर्टीज हैं। तो मतलब डेटा क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जो कंपनीज हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि ये जो आपका बिहेवियर है ये आपके कोड को ब्रेक कर सकता है। मतलब फ्रंट एंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके पास 10 प्रॉपर्टीज आएंगी और वो मैं 10 प्रॉपर्टीज ऐसे दिखा दूंगा, लेकिन उसको फर्ज करो मिल गई 5, क्योंकि आप जेसन में तो कैसे भी डेटा सेव करा लो, वो आपको कुछ कह थोड़ी सकता है। तो उसके ऊपर इश्यूज होंगे। तो इस वजह से जो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी जो एंटरप्राइजेस हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती। इसी तरीके से जो आपकी पाइथन और जावास्क्रिप्ट है उनमें भी ये कमी है। आप ये चीज़ देखते हैं कि आपने पहले लिखा var 8 = 2, आपने बाद में लिखा var 8 = abc, तो वो सेव हो जाता है। सही, ये भी एक डायनेमिक टाइपिंग है ना, कि आपने वेरिएबल का पूरा क्या बदल दिया, डेटा टाइप बदल दिया। तो ये आपकी इंटरप्राइजेस को पसंद नहीं आता कि आप ऐसे किसी का डेटा टाइप पूरा बदल दो। इसको हम कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग। तो जो जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो जावास्क्रिप्ट के बाद किसी को पता है कौन सी आई थी? टाइपस्क्रिप्ट। तो जो टाइपस्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट के ही ऊपर बनी हुई है। बस वो फायदा क्या कर देती है आपको कि जावा की तरह जो जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड है। उसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, एरे होगा, क्या होगा। और एक दफा आपने बता लिया कि ये एरे है, ये स्ट्रिंग है, तो उसके बाद वो वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बदल सकता। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्यों पागलपन है, ये तो काम को मुश्किल बनाने वाली बात है, तो ये ऐसा क्यों है? लेकिन अगर आपको एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाना है जो कि आगे चल के इश्यूज ना करे, तो आपको स्ट्रिक्ट टाइपिंग की तरफ जाना चाहिए। और यही नुकसान है नॉन एसक्यूएल और एसक्यूएल के बीच में, कि नॉन एसक्यूएल जो है वो बहुत डायनेमिक है। आप उसके अंदर कुछ भी किसी भी तरह का डेटा सेव करवा सकते हो। अब फ्रंट एंड वाला तो कंफ्यूज रहेगा ना, वो बोलेगा भाई मैं ये चीज दिखा तो दूं,
लेकिन अब मुझे थोड़ी पता है कि ये तुम 10 दोगे, 12 दोगे, 15 दोगे, क्या करोगे। तो ये फ्रंट एंड वाले के लिए आप एक बहुत बड़ा मसला कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर अब बहुत सारा टेक्निक्स हैं। अब हमारे पास जो नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उसके अंदर भी बहुत सारे आपके पास चीज़ें आ गई हैं, जैसे है MongoDB में हम पढ़ेंगे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि आप उसको बताते हो कि चलो अब तुम्हें आज़ादी नहीं देते हम कि जो भी जेसन आया हम सेव करा लेंगे। अब आप उसको कहते हो कि नहीं मुझे बताओ कि डेटा किस तरह का आएगा। हाँ, एरे सेव हो सकता है, अब वो एरे डायनेमिक भी हो सकता है, लेकिन वो एरे आएगा ये कंफर्म होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा, यानी कि एक आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर मुझे बता दो कि इसी तरह का डेटा होगा। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड करते हैं। हम क्या करते हैं कि चलो एसक्यूएल वालों की ये अच्छी बात थी, ये डेटा होमोजीनस था, स्ट्रक्चर पक्का था कि ये स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, तो हमने उनकी ये वाली चीज उठा ली और उससे हमने क्या बना लिया, स्कीमा। नॉन एसक्यूएल वालों की ये बड़ी जबरदस्त बात थी कि वो एसक्यूएल वो जेसन सेव कर सकते थे। जेसन का मतलब है ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं और एरे भी सेव कर सकते हैं, तो हमने उनकी चीज उठा ली। तो ये हमने क्या कर लिया, दोनों को हाइब्रिड कर लिया। इसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट है, तो टाइप स्क्रिप्ट वैसे तो है जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में सारे फंक्शन चलेंगे, सब कुछ जावास्क्रिप्ट का होगा, लेकिन वो क्या है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड है कि आपको जावा की तरह उसको बताना पड़ेगा कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो ये कौन सा वेरिएबल है। बात समझ आ रही है? इवन आपको पता है कि एरे के अंदर मैं नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट हर कुछ भी सेव करा सकता हूँ, ये आपको पता है। लेकिन जावा के अंदर आपको बताना पड़ता है कि ये जो एरे है ये स्ट्रिंग होगी, ये एरे है ये नंबर होगी, ये एरे है इसके अंदर एक और एरे होगी जिसको हम स्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बताना पड़ता है। तो आपको स्ट्रक्ट पहले डिफाइन करने पड़ते हैं। आई थिंक स्ट्रक्ट एंड इंटरफेसेस कहते हैं, दोनों नाम है उनके। कुछ लोग इंटरफेसेस यूज करते हैं, कुछ स्ट्रक्ट यूज करते हैं। तो वो बेसिकली पहले से डेफिनेशन होती है कि ये जो एरे है इसके अंदर क्या होगा। तो ये सारा काम अब वहां से उन्होंने उठाया और जावास्क्रिप्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को उठाया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसका नाम क्या दे दिया, टाइपस्क्रिप्ट। तो आजकल दुनिया में यही हो रहा है कि उसकी अच्छाई उठा लो, उसकी अच्छाई उठा लो, मिला के एक जबरदस्त चीज बना दो। तो नॉन एसक्यूएल में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और जितनी भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनमें ज़्यादातर जो काम है वो नॉन एसक्यूएल में हो रहा है। फ्लटर अगर आपने नाम सुना हो, जो मैंने शायद पहले ही बताया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हुई कि उसके अंदर जो एक ऑफिशियल डीबी के तौर पे यूज़ हो रही है वो कौन सी है, MongoDB। मुझे लगा था कि शायद मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ और मैंने कोई ऐसी चीज़ उठा ली है कि MongoDB आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो पॉपुलर तरीन आप उसके अंदर डेटाबेस यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, MongoDB, फ्लटर के अंदर। तो MongoDB की भी इतनी इम्प्लीकेशंस हैं। अब जो आपका डेटाबेस होता है वो उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, डेटाबेस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है उसकी लैंग्वेज, यानी कि आपको उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि आप डेटा को कैसे सेव करवा सकते हो, डेटा को कैसे रीड करवा सकते हो, उसको कैसे अपडेट करवा सकते हो और उसको कैसे डिलीट करवा सकते हो। ये चार ऑपरेशंस आप कैसे करोगे, तो ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसक्यूएल की लैंग्वेज इस्तेमाल की, मैंने क्या किया, सिलेक्ट। ठीक है, तो मैं इसकी लैंग्वेज मुझे पता होनी चाहिए। दूसरा होता है फाइल सिस्टम। ठीक है, तो दो इसके हिस्से हैं, पहला है लैंग्वेज, दूसरा क्या है, फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम में क्या होता है, अब जाहिर सी बात है ये वाला जो डेटा है ये कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में ही सेव होगा ना, तो वो हार्ड डिस्क में कहां सेव होगा। ये जो फाइल सिस्टम का पूरा सिस्टम है ये इसका सेकंड पार्ट होता है। पहली लैंग्वेज है, दूसरा फाइल सिस्टम है। मतलब आपके जाहिर सी बात है अगर हार्ड डिस्क में अगर आपके सेव नहीं होगा तो वो तो डेटा उड़ जाएगा। जैसे हम लोग एक एरे बनाते हैं, उस एरे के अंदर पुश करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एरे में डेटा सेव हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया वो सारा का सारा डेटा मेरा उड़ गया, क्योंकि वो किस में नहीं गया, हार्ड डिस्क के अंदर। और जो चीज़ हार्ड डिस्क के अंदर नहीं होती वो कंप्यूटर के रिफ्रेश होने पे डिलीट हो जाती है। तो डेटाबेस के दो हिस्से हैं, एक तो जो आपका फाइल जो बेसिकली आपके हार्ड डिस्क में पड़ी होती है जिसके अंदर आपका सारा डेटा सेव हो रहा होता है, और दूसरा आपकी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर आपकी ये कंसर्न होना चाहिए कि ये इसकी फाइलें कहाँ पे सेव होगी। अब जो आप जो डेटाबेस पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, MongoDB। इसी तरीके से MongoDB के भी दो हिस्से हैं, एक तो MongoDB की खुद की लैंग्वेज है कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा इस MongoDB की फाइलें हैं। इस MongoDB की फाइलें कहाँ पे सेव होंगी। अब MongoDB हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि MongoDB एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि जिसने बनाई थी उसने बना के फ्री कर दी। ठीक है, अब क्योंकि उसने बना के फ्री कर दी और आप फ्री में यूज कर सकते हैं उसको, तो ये बहुत जबरदस्त बात है।
अब अगर आप इसको सोच रहे हैं कि यार क्या ही बड़ी बड़ी बात कर दी उसने, एक सिंपल सी छोटी सी लैंग्वेज बनाई है और एक छोटी सी फाइल बनाई है, और उस फाइल में डेटा सेव कराना है, रीड कराना है, अपडेट कराना है, डिलीट करना है, बहुत बड़ा काम किया इसने, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आपको पता है कि जब ये फ्री डेटाबेसेस नहीं थे तो ओरेकल का राज होता था, सही है, जो एसक्यूएल सर्वर्स का राज होता था, जो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, ये सारे जो नाम ले रहा हूँ मैं एसक्यूएल, ये डेटाबेसेस हैं, एसक्यूएल सर्वर है, ये एसक्यूएल सर्वर जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई थी, लेकिन ये था एक अलग डेटाबेस, लेकिन क्योंकि ये एसक्यूएल के पैटर्न पे था तो इसका नाम में आगे क्या आता है, एसक्यूएल सर्वर। उसके बाद आपके पास आया ओरेकल डेटाबेसेस। ओरेकल डेटाबेसेस भी जो थे एसक्यूएल टाइप ऑफ डेटाबेसेस थे, लेकिन किस कंपनी ने बनाए थे, ओरेकल ने, तो उसको ओरेकल डेटाबेसेस कहा जाता था। तो जब ये फ्री डेटाबेसेस नहीं आए थे तो वो लोग अपना डेटाबेस सिर्फ इस्तेमाल करने का आपको लाइसेंस देते थे। इसका मतलब है कि डेटाबेस आप ही के कंप्यूटर पे होगा, सिर्फ क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो और सारा उनका वो बनाया हुआ सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका उसको यूज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो आपका ओरेकल डेटाबेस है, एक इंडस्ट्रियल टाइप डेटाबेस अगर आप उनका उठाते हैं, लाइसेंस उठाते हैं, तो वो 40 लाख रुपए सालाना तक आता था। इंटरप्राइज लेवल जैसे हम लाइसेंस कहते थे कि एक बड़ी, अगर एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है, अब उसको डेटाबेस बनाना है, और उसको अगर डेटाबेस बनाना है तो उसको इंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए। अब इंटरप्राइज लाइसेंस कितने का मिल रहा है एक साल में, 40 लाख रुपए। और ये 40 लाख रुपए तब डॉलर कन्वर्जन है जो मैं आज से बता रहा हूँ आपको, जब मैं खुद पढ़ रहा था ये, यानी कि 2016-17 की बात है। तो 2017 में वो लोग 40 लाख रुपए सालाना का लाइसेंस देते थे। और आप बोल रहे हैं कौन ही पागल होगा जो उसे खरीदता होगा। तो उस वक्त हमें केस स्टडी में बताया गया था कि जो IBA है, जो IBA यूनिवर्सिटी है, उनके पास ओरेकल लाइसेंस था। और बाद में मेरा एक दोस्त IBA में गया तो उसने ये कंफर्म किया कि वाकई ही वो लोग ओरेकल लाइसेंस पे चल रहे हैं। और ओरेकल लाइसेंस का मतलब है कि वो एक साल में ओरेकल को कितना पे कर रहे थे, 40 लाख। बेसिकली उसको डॉलर्स में पे कर रहे थे, तो उस वक्त डॉलर्स वो लोग इतने ले रहे थे कि जो कन्वर्ट हो गए 40 लाख बनते थे। तो इतना एक्सपेंसिव ये सिस्टम है। अब आप बोल रहे होगे ये इतने पैसे हम क्या सालाना आप लगा रहे हो, हम खुद ना बना लें अपने इस डेवलपर्स को दें, बोलो भाई हमारे लिए डेटाबेस बना दो। तो ये इतना आसान नहीं है। जब आपके पास इतना बड़ा डेटा हो और वो इतने एफिशिएंटली तरीके से रीड भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है और सिक्योर भी है, मतलब उसको ना कोई हैक कर सक रहा है, ना आपका डेटा चुरा पा रहा है। अब तो खैर चलो हो जाते हैं, वो हैकर्स इतने पावरफुल हो गए हैं वो फिर भी चुरा लेते हैं, लेकिन इसका लाइसेंस फिर भी इतना महंगा है और ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एक सर फिर आया, उसने MySQL बना दी, सही है। MySQL बना के उसने क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया। उसने बोला जिसको इस्तेमाल करना है करो। और वो MySQL जो थी वो बेसिकली SQL सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था, और ओरेकल जो डेटाबेसेस थे, ओरेकल DB जिसे हम कहते हैं, उन सब का एक तरह से क्लोन ही था, सही है। मुझे जितना याद है कि वो SQL सर्वर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ही वो एम्प्लॉय था जिसने MySQL बनाई थी, और उसने आके ही MySQL बना के उसको फ्री कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि MySQL को मुझे याद नहीं आ रहा किसी, या तो ओरेकल या सन सिस्टम्स या माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से किसी बड़े जायंट ने खरीदा, MySQL को खरीद लिया, लाइसेंस उसका खरीद लिया कि अब हम इसको दोबारा से कमर्शलाइज कर देंगे। तो उसने एक और बना दी MariaDB, सही है। तो वो बेचारा है कोई सरफिरा। तो उसके बाद ना एक बूम आ गया, और जो आपकी ये कंपनीज थी जो बेसिकली लाइसेंस बेच के कमा रही थी, उनको समझ आ गई कि अब हमारे हाथ से गेम जा चुकी है। तो अब उन्होंने फिर वो मोनोपोली करना छोड़ दी। अब उन्होंने उसके बाद फिर और बहुत सारे डेटाबेसेस बने, और अब गेम ये नहीं थी कि आपको लाइसेंस देना है, अब गेम ये थी कि आप इतना अच्छा डेटाबेस बना लो दोबारा से कि लोग अब आपके वो फ्री वाला छोड़ के आपका लाइसेंस लें। अब आप बोल रहे होगे कौन ही पागल होगा कि इतना, तो हाँ सही सी बात है, 98% लोग लाइसेंस नहीं लेते। MySQL फ्री पड़ा हुआ है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो। हालांकि हाँ, जिस कंपनी ने MySQL खरीदा था फिर उसने उसको पे नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि उसका बिल्कुल कॉपी उन्होंने क्या बना लिया, MariaDB, बिल्कुल कॉपी, बस नाम बदला हुआ है। तो उन्होंने बोला अगर हमने MySQL को कमर्शलाइज किया तो लोग जो MySQL को इस्तेमाल कर लें वो भी उसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि कम से कम ये तो होगा कि हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर है और लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि MySQL फ्री है तो इसमें कोई मसले होते होंगे, तो बड़ी बड़ी जितने आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो MySQL को एज अ डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस पर जाके सर्च करेंगे MySQL तो आपको इसके पहले पेज पे इसकी वेबसाइट मिल जाएगी और आपको एक डाउनलोड बटन दिखेगा। अगर आप इसके डाउनलोड बटन में जाएंगे
तो आपको पता लगेगा कि आप इसको मुफ्त पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस कंपनी ने ये ख़रीदा है, मैं नाम भूल गया, ओरेकल ने ख़रीदा था, देखा तो उनका नाम आया, तो ओरेकल ने ख़रीदा, तो ओरेकल ने बोला कि यार चलो तुम लोग ये डेटाबेस फ्री में इस्तेमाल कर लो। फिर उन्होंने ना थोड़ी सी इस पे अपडेट दी है कि हम आपको फास्टर सर्विस देंगे, सही, ये करेंगे वो करेंगे, इसके लिए हमें थोड़े से पैसे दे दो। तो उन्होंने एक पेड वर्जन बना लिया और एक फ्री वर्जन बना लिया, 2 वर्जन बना लिया, क्योंकि थोड़ा कमाने का तरीका। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि 95% जो लोग हैं वो फ्री वर्जन ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि फ्री वर्जन भी बहुत पावरफुल है और फ्री वर्जन ही MySQL में मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज़ करते हुए देखा है। ठीक है, आपको इवन पता है जो इम्तियाज़ है वो MySQL यूज़ करता है, जो कि एक फ्री DB है। तो बहुत सारे आपके पास डेटाबेसेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा PostgreSQL है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त डेटाबेस है। इसके बाद ये ओरेकल वालों का तो तबाह हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। तो जो आपके दादा और अब्बा के ज़माने की कंपनियां थी, जो तब सॉफ्टवेयर की कंपनियां चल रही थी, तो वो लोग माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस तब से इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब बेचारे वो अटके हुए हैं। क्योंकि अगर वो MySQL को छोड़ते हैं, MS SQL को छोड़ते हैं, तो उनको पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है वो चेंज करना पड़ रहा है। क्योंकि MySQL जो है वो किस में अच्छा चलती है, लिनक्स में। MS SQL को आपको विंडोज़ पे आप उसको नहीं चला सकते। MS SQL विंडोज़ पे चलती ही नहीं है। चलती है, उसके 2 तरीके हैं, XAMPP सर्वर आया हुआ है एक, लेकिन वो प्रोडक्शन लेवल नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन लेवल पे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उबुंटू या लिनक्स चलानी पड़ेगी। तो इस वजह से जो कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ कर रही हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, वो कौन सी यूज़ कर रही होती हैं, MS SQL। तो आप देख रहे हैं ये MariaDB, ये पेंगुइन बना हुआ है। तो वो कितना उस्ताद था, उसने ये MySQL में डॉल्फिन होती थी, उसने यहाँ पे क्या बना लिया, पेंगुइन। तो उसने तकरीबन कॉपी किया है, वो भी M से शुरू हो रहा है और वो भी M से शुरू हो रहा है। उसने नीचे MariaDB के क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है बिल्कुल फ्री। तो पता नहीं कौन से पागल लोग हैं, हम तो छोटी सी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो भी बोलते हैं कि पैसे मिलना चाहिए। इम्तियाज सुपरमार्केट। तो हम जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो MongoDB है। अब यही सेम स्टोरी MongoDB की भी है कि MongoDB वालों ने भी जब ये बनाया, जिसने, उसने इसको फ्री कर दिया। उसके बाद उसने इसका लाइसेंस बेचा, एक कंपनी को बेचा। लेकिन अब वो जो कंपनी है, अब उसको भी तो पैसे कमाने थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको MySQL इस्तेमाल करनी है, सॉरी ये MongoDB इस्तेमाल करना है, तो आपको अपने कंप्यूटर पे इसकी सारी फाइलें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो फाइलों का सर्वर है, जिस तरीके से आपका नोड सर्वर चलता है, जिस तरीके से आपका रिएक्ट का सर्वर चलता है, वैसे ही किसका सर्वर चलता है, MongoDB का। तो आपको ये सब अपने कंप्यूटर पे सेटअप करना पड़ेगा और इसको 24 घंटे चलाए रखना होगा। अगर आपका ये सर्वर क्रैश हुआ तो इसका मतलब है आपकी डेटाबेस गई। तो ये एक हैक्टिक प्रोसेस तो था, सही है। ये काम MySQL में भी करना पड़ता है, Postgre में भी करना पड़ता है। लेकिन MongoDB की खास बात ये थी कि ये विंडोज़ पे भी चल जाता है और लिनक्स पे भी चल जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत ख्वारी वाला काम है, तो हम आपके लिए एक नई सर्विस देते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया MongoDB Atlas। सही है। अब Atlas क्या थी, उन्होंने बोला कि भाई MongoDB को इंस्टॉल करना, उसकी फाइलों को सेव करना, वो झंझट आप ना पालो, वो हम पाल लेते हैं। आप सिर्फ लैंग्वेज सीखो और अपना डेटा हमारे पास सेव करा दो और जब चाहिए हमसे ले लो। अब आप बोल रहे होगे कि इतने अच्छे तो ये होंगे नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई इनकी साजिश तो होगी। अब उनकी साजिश कुछ ऐसी है कि वो बोलते हैं कि 500 MB तक आपका जब तक डेटा है तो वो मुफ्त रहेगा, 500 MB से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो पेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 500 MB में आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो जेसन का डेटा होता है, जो जेसन डेटा होता है, वो एक जो जेसन होता है वो समझ लें किलो बाइट्स में भी बाइट्स में डेटा उठाता है, बिल्कुल छोटा सा वो डेटा उठाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप 500 MB को कब पहुँचोगे। हाँ, जब आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओगे जो 5000 10,000 यूज़र्स तक जा रही है और उनका बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेव कर रही है, तब जाके वो 500 MB रीच करेगा। लेकिन मैंने पर्सनली जब मैंने डेटाबेस यूज़ किया था जो मेरे क्लाइंट का था, तो वो जो मैंने मतलब सबसे हैवीएस्ट डेटाबेस इस्तेमाल किया है और उसको मैनेज किया है, तो वो 13 GB का था। 13 GB का एक डेटाबेस था
और 11 GB का दूसरा डेटाबेस था। टोटल 24 GB का वो डेटाबेस था जो बेसिकली उसके अंदर सारा डेटा था। और वो एक वेबसाइट थी, रेंटल होम्स नहीं होते जिस तरीके से एक आपके होटल्स रेंट होते, booking.com है, Airbnb है, वो इस तरह की उसकी एक वेबसाइट थी, यूएस का क्लाइंट था। तो उसके पास 24 GB का डेटाबेस था, तो वो MySQL था पूरा। ये डेटाबेस MongoDB ही आपके पास है बस। ये आपका डिसीजन होता है नॉर्मली, लेकिन अगर वो उन्हें आर्किटेक्चर किसी से बनवा के लाया है ना, तो वो आपको बताता है कि मुझे कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मली जो है, जो अगर आप जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो लोग किस पे कर लेते हैं, एटलस। और 90% जो आपके पास क्लाइंट आएंगे शुरू में खासतौर पे, उनको कुछ नहीं पता होता कि डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करना है, बैकएंड कौन सा इस्तेमाल करना है, फ्रंट एंड कौन सा। वो बस आपको बोलते हैं यार ये वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन है, मुझे ये चाहिए। सही है, उनको आगे कुछ नहीं पता होता। हाँ, जो एक एंटरप्राइज लेवल की कंपनी होगी, मतलब कि जो एक खुद प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल का बंदा है और वो खुद एक स्टार्टअप चला रहा है, तो वो पूरी ना रिसर्च करवा के लाता है। मतलब वो और लोगों को पैसे देता है, जिसको हम सिस्टम्स आर्किटेक्ट कहते हैं। सिस्टम्स आर्किटेक्ट क्या करता है, उसको बताता है कि भाई ये डेटाबेस का ये नुकसान होगा और जो तुम काम चाहते हो उसके लिए ये वाला डेटाबेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको वो पूरी रिपोर्ट बना के देता है कि फ्रंट एंड इसमें बनवाओ, बैक एंड इसमें बनवाओ, डेटाबेस ये यूज़ करना चाहिए, इवन किस क्लाउड में ये सब सेव होगा, फ्रंट एंड किस क्लाउड में सेव होगा, बैक एंड किस क्लाउड में सेव होगा, आपका डेटाबेस किस क्लाउड में सेव होगा, ये सब कुछ बताया जाता है। अब जैसे मैं खुद हूँ, अब मेरे पास कोई बंदा आता है, क्लाइंट आता है, बोलता है भी मुझे कुछ नहीं पता, तुम बताओ। तो नॉर्मली मैं जो काम करता हूँ AI से रिलेटेड करता हूँ, और जो AI का डेटा है वो नॉर्मली SQL ज़्यादा अच्छा हैंडल करता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई फ्रंट एंड रिएक्ट, बैक एंड पाइथन, और जो डेटाबेस है वो MySQL, और जो आपके पास होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो AWS। अब AWS RDS देता है। RDS एक सर्विस है जिसके अंदर MySQL सब कुछ इंस्टॉल हुआ होता है, सेव हुआ होता है, वो आपको लिंक देता है, बोलता है बस इसको इस्तेमाल करो। उसके बाद एक EC2 है, EC2 के अंदर मैं बैक एंड डिप्लॉय करवा लेता हूँ और नेटलिफाई पे ही फ्रंट एंड रहने देता हूँ। तो ये मेरा नॉर्मली उनको आर्किटेक्चरल होता है, और ये आर्किटेक्चर अभी तक मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। मैंने तकरीबन, मैंने पता नहीं अपवर्क के 33 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, 34 हो चुके हैं, तो उनमें सब में मैंने तकरीबन यही आर्किटेक्चर यूज़ करवाया है क्लाइंट से, और मेरे लिए सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर है क्योंकि ये रिलायबल है। मैंने देखा है बहुत रिलायबल है, चलता है और बहुत बेहतरीन चलता है। ठीक है, इवन जो आपकी एटलिस बैटरीज जो होती हैं, AGS बैटरी ये होती है ना मार्केट्स में, तो हम लोगों ने AGS बैटरी वालों के लिए एक डैशबोर्ड बनाया था। तो उस डैशबोर्ड में भी हमने तकरीबन यही सारा, तकरीबन नहीं बल्कि यही सारा आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो AWS नहीं था, वो उनके खुद का एक पूरा एक सर्वर सिस्टम था। उन्होंने बोला कि आप हमारे अपने लोकल सर्वर सिस्टम पे डिप्लॉय करें क्योंकि हमारा सर्वर डाउन नहीं होता। जाहिर सी बात है, बैटरी की कंपनी है तो वहाँ पे भी लाइट गई तो फिर हो गया काम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो MongoDB है ये हमें डेटाबेस देता है। सही है, मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इन बातों में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी जैसे पढ़ाया गया था, हमें बोला जाता था कि भाई आ जाओ MongoDB पढ़ना है। वो सीधा कोड खोलते थे, Mongoose चलाते थे, इंस्टॉल करते थे और वो कोडिंग शुरू कर देते थे। सही है, वो बोलते थे भाई ऐसे सेव होगा, ऐसे अपडेट होगा, ऐसे डिलीट होगा। अब ये जो बैकएंड की बातें हैं ना, ये आप तब फंसते हो जब आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स उठाने जाते हो। तब आपसे क्लाइंट एक लफ्ज़ पूछ लेना, यार SQL और नॉन SQL में तुमने नॉन SQL क्यों उठाया, MongoDB ही क्यों? फिर आप बोलोगे कि मैं पानी पी के आता हूँ। तो ये पता होना चाहिए, मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। तो अब एक कॉल चल रही है, एक इंटरव्यू चल रहा है, पहले ही आप लगे हुए हो कि $50 $100 का काम है, आप साइड में कैलकुलेट कर रहे होते हो 25,000 रुपये 50,000 रुपये बनेंगे, और साइड में वो आपसे सवाल पूछ रहे तो आप बोलोगे ना कि यार ये जो मेरा टीचर था अल्लाह उसको पूछेगा, उसने ये मुझे क्यों नहीं बताया। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें कि एक थ्योरी पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का इशू ये है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ थ्योरी कराती हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है सिर्फ वो प्रैक्टिकल कराते हैं। हालांकि दोनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपके पास डोजेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और आपको उसका प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। यूनिवर्सिटी वाले जो हैं थ्योरी बढ़ा देते हैं और प्रैक्टिकल बिल्कुल ज़ीरो, और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो प्रैक्टिकल 100% कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट लेते हैं, रटवा देते हैं, लेकिन थ्योरी बिल्कुल ज़ीरो। आप किसी इंस्टीट्यूट वाले बच्चे से उठाएं और इस तरह के आप सवाल करें, ज़रा आप सिर्फ ये पूछ लेंगे भाई ये जो तुम्हारा डेटाबेस है उनको पढ़ा दिया जाता है फायरबेस, नॉर्मली आप देखेंगे फायरबेस यूज़ कराते हैं। फायरबेस क्यों यूज़ कराते हैं? हालांकि फायरबेस एक फुल फ्लेज डेटाबेस है भी नहीं, वो एक सर्विस है जो किसने दी हुई है, गूगल ने।
वो डेटाबेस है भी नहीं, वो एक सर्विस है। तो आप उसको सर्विस समझा दे रहे हो डेटाबेस को, उसको कख नहीं पता, और उसको मार्केट में बोलते हो जा बेटा जाके एप्लीकेशंस बना। अब जब वो मार्केट में पहुंचता है, बोल उससे कोई पूछता है कि तुम कौन सा आर्किटेक्चर यूज करोगे, वो बोलेंगे फायरबेस। अगला बंदा बोलता है फायरबेस तो पेड है, तो पैसा तुम्हारा अब्बा भरेगा, मैं तुम्हें तो $50 दे दूंगा, उनको मैं $100 महीना क्यों दूंगा। तो ये मसला है। अब वो बोलेगा मेरे को तो कुछ नहीं आता, और तो उसके आप उसको फिर आपके पास ये ऑप्शंस होने चाहिए। आप उसको बता सकते हो कि भाई ये MongoDB जो है आपके लोकल कंप्यूटर पे भी सेव हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे बोलो मैं तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में सेव कर दूंगा, या तुम मुझे बोलो मैं तुम्हें AWS में सेव करा के दे सकता हूँ, या तुम ये एटलस वाला यूज कर लो, एटलस वाले, लेकिन उसको बता दो कि तुम्हें 500 MB देंगे। ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इंटरव्यू पे आएगा तो वो यही चीज देख रहा होता है कि भाई ये टाइपिस्ट है या डेवलपर है, उसको नॉलेज है कि वो क्या कर रहा है। आप इसको इन बातों में घुमा दो ना, देखो ये SQL में ये फर्क होता है, इसका ये होता है, मैं तुम्हारे लिए ये यूज करूंगा, ये करूंगा, वो वही होता है कि यार वो उनका एक लाइन होती है कि यू नो योर बिजनेस। क्लाइंट ने ये लफ्ज बोल दिया ना, समझो वो फंस गया, मतलब वो अब आपके जाल में है, नहीं जाएगा वो। अब फिर वो आप ना एक मुंह फाड़ के बोलो, ऐसे बोलो कि वो आपको दिमाग में कि मुझे $20 दे देना तो मेरा घर चल जाएगा। तो उसने ये लफ्ज बोल दिया ना कि यू नो योर बिजनेस, आप $200 बोलो, 10 गुना बढ़ा दो। उसकी वजह ये है कि वो आपसे इंप्रेस हो चुका है, ठीक है। अब वो क्योंकि इंप्रेस हो चुका है ना, तो वो अब आपको उसका बेनिफिट देगा। आपने $200 बोला, अगर वो बोल रहा है कि यार इट इज अ लिटिल बिट टू मच फॉर मी, तो फिर ना आप उस पे उसकी ना साइकोलॉजिकल गेम खेलो। आप उसको बोलो ठीक है, मैं पहले आपको ये सारा जो है ना कस्टम डिप्लॉय करना चाह रहा था, चले हम इसको कस्टम डिप्लॉय नहीं करते, उससे क्या फायदा होगा कि आपको ना पैसे आपके कम हो जाएंगे। अब करोगे आप वही चीज, सिर्फ आप उसको बोल रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, मतलब उसको ऐसे फील कराओगे कि पहले आपको पैकेज में ज्यादा मिल रहा था, हम आपको कम मिल रहा है, हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं था, समझ रहे हो। तो आप बोलो चलो तुम 150 दे दो, तो वो भी खुश हो जाएगा यार 150, हालांकि पहले आपने कितने सोचे थे, $20। तो ये आप थोड़ी सी गेम प्ले करते हो, और ये बहुत बड़ी टेक्निक है, सही है। शुरू में तो इंसान को ना समझ में नहीं आती कि मैं कितने बोलूं। अब पहले एक क्योंकि पाकिस्तानी खून है ना, तो एक बंदा बोल देता $50, आगे से बोलता है डन, तो दिल में बोलता है यार पता नहीं इसको मैं 500 बोलता तो भी मान जाता है, मैंने क्या कर दिया। फिर कैलकुलेट करने लग जाते हो, अगर मैं इसको $500 बोलता तो मेरे को कितने मिलते, मेरे को इतने मिलते, अभी मुझे कितने मिलेंगे, मेरे को $50 मिलेंगे। मैं कहा यार ये क्या कर दिया मेरा। नहीं, उसकी वजह क्या है कि आपने एक दफ़ा क्लाइंट को इम्प्रेस कर लिया ना, तो अब वो आपसे इम्प्रेस्ड है। अब वो उस हैसल में नहीं जाना चाहता कि यार 10 लोगों से कॉल पे बात करो, उनसे सवालात करो, उनको ये करो। एक दफ़ा वो ये कन्विंस हो गया कि आपको आपका काम आता है ना, तो वो थोड़े ज़्यादा भी पे कर देगा, बोलेगा लेकिन मेरा काम सही हो। सही है, गोरों के पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, उनको ये $50 $100 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इवन आप उसको ये फील कराओगे भाई $100 नथिंग, इट्स नथिंग। आप उसको बातों में कहोगे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा $100-200 सुन के। आप ऐसे करोगे कि $100 मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, तो वो उसको लगेगा कि यार इसके लिए ना $100 बहुत कुछ है, और ये कच्चा खिलाड़ी है, ये नया है। जब एक पक्का खिलाड़ी हो जाता है ना, फिर वो जब वो $500-600 की बातें कर रहा होता है ना, तो उसको वाकई $50-100 कुछ लगते नहीं है, बोलता है यार इतने मेहनत मैं नहीं करूँगा इतने में से, समझ रहे। तो वो एक स्किल है, तो वो टाइमली आपके पास आती है, लेकिन उसको आने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि ये किसी क्लाइंट को ग्रैब करने में 60% आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपका बात करने का तरीका होता है, आपकी लैंग्वेज होती है, 40% आपका टेक्निकल नॉलेज होती है। यानी 40% आपकी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन 60% आपका लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको उसको बात करने का तरीका आना चाहिए कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके एक्सेंट में आप बात कर रहे हो। सही है कि वो जैसे बोल रहा है, क्योंकि इंग्लिश वो जो उनका, अब आपको पता है कि ब्रिटिश एक्सेंट जो आप पढ़ते हो स्कूलों में, वो ब्रिटिश एक्सेंट है, सही है। वी आर रीडिंग अ बुक, तो ये जो एक्सेंट है ये क्या है, ये ब्रिटिश है। तो जो इंग्लिश वो अमेरिकन एक्सेंट है वो थोड़ा सा वो लीनियंट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, सही, वो ईजी है। तो ऐसा है कि किसी ने कुछ फूका हुआ है, बिल्कुल फ्लो में वो लोग चलते हैं, वी आर डूइंग दैट, वी आर डूइंग दिस, इस तरीके से थोड़ा बोलते हैं, तो उनका एक्सेंट होता है।
तो वो अगर आप वैसे तरीके से उनसे बात करते हो तो उनको फील होता है यार ये इसकी जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। अब उसके पास जो अगले 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं ना, वो या तो इंडियन होगा, बांग्लादेशी होगा, अब वो अपने अपने एक्सेंट में बोलेंगे। अब इंडियन और बांग्लादेशी में हम थोड़ा बाजी मार जाते हैं, वो इसलिए कि क्योंकि उनका जो ज़बान का जो लहजा है ना वो उनके इंग्लिश में एकदम निखर के बाहर आता है। अब वो गोरों को बिल्कुल पसंद नहीं है, सही है। तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको काम भी आता है, लेकिन उसको कौन समझाएगा और उसकी बातें कौन सुनेगा। तो अगर आप उसको एक्सेंट थोड़ा उस पर इम्प्रेस कर जाते हो, उससे जोक करते हो, उससे थोड़ा मजाक कर लेते हो, उसे कर लेते हो, वो आप मतलब उसको कंफर्टेबल कर लेते हो ना, वो बोलता है यार ये बंदा भी काम जानता है, ये बंदा भी काम जानता है, लेकिन मैं इससे बात करने में इतना ईजी हूँ कि मैं मतलब मुझे मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो आपको प्रीफर करेगा। समझ रहे हैं? तो ये इसको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज करें। तो थ्योरी आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। मैं उनको भी कहता हूँ जो न्यू बैच अभी 6 आया है, आपको यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी आपको वो करने चाहिए। जैसे फायरशिप आईओ है, बहुत ज़बरदस्त चैनल है, आप इसको कर लें। वो क्या कर देंगे, वो छोटी छोटी वीडियोस में वो एक बहुत काम की कोई ना कोई बात बता देते हैं। जैसे ये फायरशिप आईओ है, कोई इसको जानता है चैनल को? ये एक बहुत ज़बरदस्त चैनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी खास बात क्या है, ये नॉर्मली वीडियोस बनाता है इन 100 सेकेंड्स, ठीक है। ये मेन बात जो होगी ना, अब ये FFmpeg जो है ये 100 सेकंड में ये समझा देगा कि ये क्या चीज़ है। मतलब आप 100 सेकंड में, आपको पहले नहीं पता था कि FFmpeg क्या है, आपको 100 सेकंड के बाद पता होगा। बाद में ये 2 मिनट की वीडियो क्यों है, क्योंकि बाद में इसको और डिटेल में जाता है और ये बात बोलता है कि आपके 100 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अगर वीडियो आपको बंद करनी है आप बंद कर दो, अब मैं और डिटेल में जाने वाला हूँ। सही है, ये इसका मुझे तरीक़ेकार बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखें 3 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट की इसकी वीडियोस होती हैं, लेकिन ये आपको जो इंडस्ट्री में अभी हो रहा है ना उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो जब आप इंडस्ट्री के साथ चलेंगे तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज भी बहुत पावरफुल होगी। और ये इसका जो फोकस है वो मर्न स्टैक पर है। मर्न स्टैक समझते हैं आप सब? मजे की बात है, जो आप कोर्स पढ़ रहे हो ना वो है ही मर्न स्टैक। तो जो आप डेवलपर्स हो, आप मर्न स्टैक डेवलपर्स हो। अब देखो ये होता है, अब अगर कोई तुम लोगों से कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि तुम्हें मर्न स्टैक आता है, तो बोलते नहीं मर्न नहीं आता, लेकिन मुझे रिएक्ट और नोड आता है। तो बोलेगा भाई, बोलेगा यार बाद में बात करते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो ये थोड़ी सी टेक्निक है। तो मर्न स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस, जिसमें गेट और पोस्ट बनाना आपने सीखा। उसके बाद क्या है, रिएक्ट, जो आपको बिल्कुल याद नहीं है। उसके बाद फाइनली क्या है, नोड। अब एक आप बात पूछ सकते हैं, एक्सप्रेस और नोड दोनों क्यों लिखे? क्योंकि अच्छा लग रहा था, वरना मर करके क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला मर्न करो, अच्छा लगता है, तो उन्होंने नोड और एक्सप्रेस दोनों लिख दिया। हालांकि आपको पता है कि एक्सप्रेस क्या है, नोड ही है। तो ये बेसिकली आप जो डेवलपर्स बन रहे हैं वो मर्न स्टैक डेवलपर्स कर रहे हैं, और जो आप टेक्नोलॉजी स्टैक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, मर्न स्टैक। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आप मेरी एप्लीकेशन किस टेक्नोलॉजी स्टैक पे बनाओगे, स्टैक होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का मजमा, तो आप कौन सा मजमा यूज कर रहे हो, मर्न, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। सही है। तो ये वाला जो फायरशिप आईओ जो है ये मीन स्टैक और मर्न स्टैक पे फोकस्ड है। अब मीन स्टैक में सिर्फ जो आर था मर्न में रिएक्ट का है, उसमें जो ए है मीन वो एंगुलर का है। सही है, सिर्फ ये फर्क है, वो एंगुलर जेएस है और ये रिएक्ट है। दोनों सेम चीजें थी, लेकिन एंगुलर फ्रेमवर्क है और रिएक्ट लाइब्रेरी है। और एंगुलर और रिएक्ट का दोनों का सेम काम है, लेकिन एंगुलर जो है वो पिट गई क्योंकि वो थोड़ी स्लो थी और वो उसका पैकेज साइज क्या था, बहुत बड़ा था। हालांकि उसके अंदर फंक्शनैलिटी रिएक्ट से ज़्यादा है, लेकिन हम जो लोग हैं, ह्यूमन जो नेचुरली है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं पसंद। हालांकि एंगुलर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और वो ज़्यादा मतलब मुश्किल काम करना जानती थी एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी तो लोग कहाँ भाग गए, रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट सीखना आसान थी। कौन एंगुलर सीखे, उस पर 2 साल लगाए, उसके बाद उस पर काम करे, तो लोग भागे रिएक्ट की तरफ। अब जो क्लाइंट है वो हमेशा उसी की तरफ जाता है जिसकी अवेलेबिलिटी है। वो अवेलेबिलिटी की तरफ क्यों जाता है, आपने आधा काम करके छोड़ दिया, किसी कोई फड्डा हो गया, आप भाग गए, अब वो तो फंस गया ना, उसको एंगुलर का आप दूसरा डेवलपर ही नहीं मिलेगा। या आपने उसको बना के दे दी, 2 साल के बाद उसमें कोई मसला हो गया, अब आपकी शादी हो गई, आप बोल रहे मैं काम नहीं करता है। सही है।
तो अब मसला हो जाएगा, वो बोलेगा मैं क्या करूँ, तो इस वजह से वो अवेलेबिलिटी की तरफ जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह जब आप इंडस्ट्री में उतरोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। लेकिन इन जैसे चैनल्स को आप लाइक करना शुरू कर दें, ये बहुत अच्छे चैनल्स हैं। और दूसरा है नेट निंजा, आई थिंक पहले भी मैंने बताया है। क्या यार, इंग्लिश मैंने कभी यूट्यूब से नहीं सीखी। तो नेट निंजा जो है ये बहुत अच्छा एक चैनल है, इसके अंदर भी सेम काम होता है लेकिन ये थोड़ा डिटेल पे जाता है। लेकिन इसका जो पढ़ाने का तरीका है वो टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट। जो 1 घंटे की वीडियोस आपको मिलेंगी इंडियन वो यूट्यूबर्स की, ये वो 9 मिनट में समझाता है। सही है। आप बूटस्ट्रैप 5 का आई थिंक कोर्स मैंने यहीं से बताया था, और जावास्क्रिप्ट का एक पूरा टोटल कोर्स है, इसके पास प्लेलिस्ट है पूरी, बहुत ज़बरदस्त है, 52 वीडियोस है। और इतना डिटेल में वो गया है ना, जितना जाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि लेकिन वो पूरी उसने जावास्क्रिप्ट समझा दी है। हाँ, वो भी बहुत डिटेल में जाता है। उसके बाद रिएक्ट है। रिएक्ट की आप देखेंगे तो इसमें कुछ उसकी वीडियोस होती हैं, इसमें लिखा होता है एडवांस रिएक्ट। और रिएक्ट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जाता है कि जो आपको पता ही नहीं होते, इवन जावास्क्रिप्ट के। सही है। कहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट बहुत मतलब इसमें अच्छे हैं। नेट निंजा ये मुझे बहुत, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो इसके भी कितने 1.1 मिलियन, और फायरशिप आयो वाले के कितने थे 1.2 मिलियन थे। तो ये बहुत अच्छे चैनल्स हैं। और तीसरा है मॉश। हाँ, ये ईरानी है। खैर, प्रोग्रामिंग विद मॉश, इसके तो सबसे ज़्यादा है 3.19 मिलियन। अब अगर आपको कोई पूरी लैंग्वेज सीखनी है तो आप किसके पास आओ, मॉश के पास। एक स्टेप है। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन लो किससे लो, मॉश से। मॉश के बाद आपने पढ़ लिया, आप मॉश ने आपको बता दिया है लैंग्वेज में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर आप उसके बाद जाओ नेट निंजा के पास। नेट निंजा को बोला हाँ भाई कोई अब एडवांस चीज़ें बता, वो 9 मिनट में आपको एडवांस टॉपिक्स यूं समझाता है, ईजी। तो अब आप पहले बेसिक्स इससे सीखे गए, नेट निंजा ने आपको थोड़ा पावरफुल बनाया, फिर आप फाइनली किसके पास चले गए, फायरशिप आयो। वो आपको जो इंडस्ट्री में इस वक्त हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी नॉलेज देता है। तो आप इसके साथ क्या रहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ आप अप टू डेट रहते हैं। अगर आप इंडस्ट्री के साथ अप टू डेट नहीं रहेंगे तो ChatGPT 3 ने जैसे कि वो कंटेंट राइटर्स की जॉब खा गया, तो हो सकता है कोई किसी दिन कोई ऐसा मॉडल आए जो आपकी भी जॉब खा जाएगा। तो आपको इंडस्ट्री के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है। अब देखेंगे ये क्या कह रहा है, लर्न रिएक्ट इन 1 आवर। आप 4 महीने हो गए आपको रिएक्ट नहीं आ रही, वो कह रहा है कितने 1 घंटे में मैं सिखा दूंगा, सिर्फ 1 घंटे में। तो बेसिक्स के लिए जबरदस्त है, लेकिन ये एडवांस चीजें नहीं दिखाएगा। अब एडवांस चीजें सीखने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, नेट निंजा। आप नेट निंजा के पास आओ, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देखोगे भाई प्लेलिस्ट में मेरे पास रिएक्ट का कोई कोर्स पड़ा हुआ है। अब देखो ये रिएक्ट राउटर इन डेप्थ। अब इन डेप्थ पे ना वो पता नहीं कहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक्स बता देगा जो आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि भाई कहाँ घुस गया ये बिल्कुल इसका आउट क्लास कॉन्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मर्न स्टैक का क्रैश कोर्स है। मर्न स्टैक में इसका मतलब है कि वो सारी एक्सप्रेस सब कुछ सिखा देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर इसके दूसरे कोर्सेज देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं। देखो सीखने के लिए फ्री मटेरियल कितना बड़ा है, आपको सिर्फ सीखना है। और इन्होंने इतना बेहतरीन बनाया हुआ है कि क्या बात है। अब ये टेलविंड 5 वीडियोस हैं और आपको टेलविंड बता रहा है। और टेलविंड एक बहुत खूबसूरत UI बनाने के लिए यूज होता है, रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में, नॉर्मल आपके HTML CSS में। सही है। तो ये सारी आप इसकी चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ चैनल्स हैं, आप इसको फॉलो करें। अब इस पे अब आते हैं तो जब आप MongoDB पे एटलस, अब आप समझ रहे हैं कि MongoDB अलग चीज है, वो एक डेटाबेस है। ये जो मैंने वेबसाइट खोली है ये क्या है, एटलस, जो कि एक सर्विस है, जो कि कंपनी दे रही है आपको सर्विस। किस चीज की सर्विस दे रही है कि हम आपकी MongoDB अपने पास सेव करेंगे ताकि आपको अपने कंप्यूटर पे इसको सेव ना करना पड़े। आपने उनका यूज किया था, आपने MongoDB यूज किया ना एटलस, तो उन्होंने API आपने सबने यूज की। अब उनकी API पे आप कोई भी चीज सेव कर रहे थे, अपना यूजर नेम सेव कर रहे थे, आपने यहाँ पे सेव किया, आप अपने घर पे जाके लॉगिन कर रहे थे तो भी आपको वो आपको मिल रहा था, मतलब वो सेव हो रहा था। तो मतलब वो कहाँ सेव हो रहा है, वो क्लाउड में सेव हो रहा है, मतलब वो ऐसी जगह पे सेव हो रहा है जो पूरे दुनिया में अवेलेबल है। तो इसी तरीके से ये आपको बोलते हैं कि हम आपका डेटाबेस अपने पास सेव करेंगे, कहाँ पे, अपने क्लाउड पे। और वो कौन सी कंपनी है, एटलस, इसको हम कहते हैं MongoDB एटलस। और इनकी लिमिट क्या है, 500। अब आपसे पहले वाले जो नालायक थे उनके लिए हमने पहले से एक डेटाबेस बना के रखा था,
सही है, इस डेटाबेस को बनाना बहुत आसान है। जब आप एक दफ़ा इसमें अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है, आप सबके पास ही है। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप इसमें साइन इन विद क्या कर सकते हो, गूगल। जब आप साइन इन विद गूगल पे करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखती है और इसमें सबसे पहला बटन लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, क्रिएट। अब आई थिंक इतने तो आप पागल हो गए हो कि आपको ये बात समझ आए कि क्रिएट से एक नया डेटाबेस बनेगा। जब आप इस नया डेटाबेस पे आओगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपना डेटाबेस कहाँ पे सेव कराना चाहते हो। तो हम क्योंकि मुफ्त वाले हैं तो हमारी कोई भी चॉइस नहीं है, सही है। तो हम बोलेंगे भाई जो तुम्हें अच्छा लगे। इसने पहले से किसको सिलेक्ट किया हुआ है, मुंबई को। हम फिर अगेन इसको बोलेंगे भाई जो तुम्हें अच्छा लगे, टेंशन ही कोई नहीं। नियरेस्ट है, ऑटोमेटेड है। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि नीचे वो क्या बता रहा है, $0.51 पर आवर। वो बहुत उस्ताद है, वो कहता है कि तुम्हें हम सस्ते में देंगे, लेकिन सस्ते में वो क्या दे रहा है, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि ये जो डेटाबेस जिस कंप्यूटर में पड़ा हुआ होगा वो कंप्यूटर सिर्फ आपके लिए मुख्तस होगा। अगर आप हमें कितने $0.50 देंगे, यानी 50 सेंट्स हमें देंगे 1 घंटे के हिसाब से, तो इसका मतलब 24 घंटे में जितने पैसे बनते हैं बना लो और वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो आप किस पे आओ, शेयर्ड पे आओ। तो शेयर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक में आपको फुली फर्निश्ड अपना कमरा मिल रहा है, सही है, जो सिर्फ आपका है, जिसके पास की भी आपके पास होगी, आप जाओगे आप ही आओगे। और दूसरा क्या है, एक हॉस्टल है जिसके अंदर हो सकता है एक कमरे के अंदर 6 लोग रहते हो सकता है 10 लोग रहते हो, अब आपको एडजस्ट तो करना है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होगा, वॉशरूम एक होगा। अब सुबह को आप उठे, आप लाइन में खड़े हुए हो कि जब तक पहला वाला बंदा बाहर निकलेगा तो मेरा नंबर आएगा। तो यही सेम मसला किस में होता है, शेयर्ड में होता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो यहाँ तो सस्ता होता है, यहाँ फ्री होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री इंस्टेंस होती है। तो आप शेयर्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे ब्लू कलर का फ्री लिख के आ जाएगा और पीछे आपको मोंगो एटलस वाले गालियाँ भी दे रहे होंगे, आगे मुफ्त है। तो उसके बाद आपने किसको क्लिक कर देना है, क्रिएट क्लस्टर का। और मुझे लग रहा है कि ये एरर देगा एक, तो एरर क्या दे रहा है, दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैज़ अनदर फ्री क्लस्टर। तो इसका ये तीसरा नुकसान कि आपको सिर्फ एक ही डेटाबेस आप एक वक्त पे मुफ्त बना सकते हो, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, आपको 2-3 चाहिए, आप दूसरी आइडिया बना लो। नहीं, बहुत सिंपल है। लेकिन मैं दूसरी आईडी नहीं बनाता, मैं क्या करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ। आप इधर क्रिएट क्लस्टर पे करोगे तो आपका डेटाबेस बन जाएगा क्योंकि आप पहली बार बनाओगे, सही है। मेरा क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपसे पहले वाले बैच थे उनके लिए हमने बनाया था और वो इसने आइडल कर दिया है। आइडल का मतलब होता है कि क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया तो उसने इसको किस में भेज दिया, आइडल पे। जब आइडल पे भेजा तो वो उसको मुझे क्या कह रहा है, क्या कर लो, रिज्यूम कर लो, यानी कि दोबारा यूज़ कर लो। तो मैंने इसको रिज्यूम किया, रिज्यूम क्लस्टर किया। जब मैं रिज्यूम क्लस्टर करूँगा तो अब ये आपको लाइनें दिख रही हैं, लाइनें कह रहा है सब्र करो गरीबों। तो थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा। नहीं, तो लोडिंग के बाद कुछ ये ग्राफ दिखाएगा, सही है। तो अब ये एक्टिव हो चुका है। मुझे कैसे पता लगा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि ये कह रहा है इज पॉज्ड। पॉज्ड का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि भाई इसको तुम जैसे ही अब यूज करने लगोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब इसको यूज करना है। अब ये डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है, मोंगोडीबी के सर्वर पे, क्लाउड पे। अब इसके साथ में कम्युनिकेशन कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे इसका लिंक चाहिए, समझ रहे हैं। जिस तरीके से आपके पास जैसे वो है cloud.mongodb.com, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने उसका लिंक यूज़ किया था और उस लिंक पे आप राउट्स मार रहे थे तो आपके पास डेटा जा रहा था, आ रहा था, तो वो उसका जो कोड है किसी कंप्यूटर पे कहीं पे पड़ा है, लेकिन वो आपको कैसे एक्सेस हो रहा था, एक URL से। उसी तरीके से जो आपके डेटाबेसेस हैं वो उनका भी क्या होता है, एक URL। उस URL को हम एक खास नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जब भी आपको कोई बोले तो आप समझ जाएंगे वो किसकी बात कर रहा है, कि आप डेटाबेस को कहीं भी पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, आप उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। आप जब वो कनेक्शन स्ट्रिंग अपने कोड को देते हैं तो आपका कोड उस कनेक्शन स्ट्रिंग के जरिए आपके डेटाबेस तक
पहुंच जाता है। अब वो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, उसका नाम क्या है, कनेक्ट। तो आप जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चीज कनेक्ट करना चाहते हैं। आप MongoDB शेल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है MongoDB शेल क्या होता है। उसके बाद क्या है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन। उसके बाद यूजिंग MongoDB कंपस। अब ये MongoDB कंपस इन्हीं का खुद का सॉफ्टवेयर है, तो कह रहे हैं कि उनसे कनेक्ट करना है, नहीं तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करना। उसके बाद क्या है, कनेक्ट यूजिंग VS कोड। तो हम क्या बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन, तो हम कनेक्ट यूजिंग क्या करेंगे, एप्लीकेशन। जब आप कनेक्ट योर एप्लीकेशन करेंगे तो आपसे पूछेगा यहां पर कि आप कौन से आप सर्वर यूज करना चाहते हैं या कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। आप जैसे पाइथन में कर लेता हूं, पाइथन में वर्जन कर लेता हूं 3.6, तो मुझे यहाँ पे क्या बना के दे देगा, एक लिंक, सही है। और आप इस लिंक को क्या कर सकते हैं, कॉपी। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, Node.js, सही है। अब Node.js में आपको वो कह रहा है कि भाई वर्जन चूज कर लो, मैं कहता हूँ 4.1 और लेटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कनेक्शन। अब कनेक्शन में आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे क्या लिखा है, पासवर्ड। ये बेसिकली डेटाबेस का पासवर्ड होता है। जिस तरीके से आपके पास आपकी फेसबुक में लॉगिन और पासवर्ड होता है, इसी तरीके से इस कनेक्शन स्ट्रिंग में भी आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। उसके बाद @ आता है। @ के बाद जो ये सारा यहां तक है, ये बेसिकली आपके डेटाबेस का एक्चुअल ये आपका लोकेशन है कि वो कहां पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, वो क्लस्टर में पड़ा हुआ है। वो क्लस्टर किधर है, mongodb.net पर, ठीक है। तो यूजर नेम क्या है, अखलाक। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड कब हुआ, जब याद है वो हमने क्रिएट क्लस्टर किया था। तो जब आप लोग क्रिएट क्लस्टर करोगे तो आपसे पूछेगा कि मैं इस डेटाबेस का नाम क्या रखूं, मैं इस डेटाबेस का यूजर नेम क्या रखूं, और मैं इस यूजर डेटाबेस का पासवर्ड क्या रखूं। तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आप कहीं पे सेव कर लीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब भी आप एक नया डेटाबेस बनाते हैं तो हमेशा उसका डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का यूजर नेम आप हमेशा अपने पास सिक्योर रखते हैं, सेव रखते हैं। इसका पासवर्ड अगर मुझे याद नहीं है, शायद मुझे याद होगा, क्योंकि कुछ ही एक पासवर्ड है जो मैं नॉर्मल यूज करता हूं। तो यहां पे हम इसको ट्राई कर लेंगे और हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक टोटली कनेक्शन स्ट्रिंग है। अगर आप यहां पे क्लिक करें इंक्लूड ड्राइवर कोड, तो आपको बताएगा कि आप एक Node.js की एप्लीकेशन में इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे तुम हमें सिर्फ क्या दे दो, कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर आप देखेंगे तो मैं झूठ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कनेक्शन URI भी कहा जाता है, कनेक्शन URL भी कहा जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग भी कहा जाता है, सही है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग है या कनेक्शन URI है, दो चीजें। URI बेसिस उसका नाम है, बस वो नाम दिया है, ठीक है। तो आपके पास डेटाबेस बन गया, आपके पास डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। अब आपके पास फाइनली वो स्टेज आ गई है कि आप अपने कोड पे जाके इसको कनेक्ट करना, इसकी कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो आपके पास MongoDB है, तो इसका खुद का एक MongoDB लाइब्रेरी है, सही है, जो आपके पास सारे वो कनेक्शंस देता है और वो सारे तरीके का आपको बताता है किस तरीके से आप इस डेटाबेस में डेटा सेव, रीड, अपडेट और डिलीट करा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वायर MongoDB, मतलब MongoDB एक लाइब्रेरी है जो आपको अपने Node.js प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका एक क्या इस्तेमाल करेंगे, रैपर। क्या इस्तेमाल करेंगे, रैपर। अब रैपर क्या होता है, देखें आपके पास Node.js था, सही है, लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया, एक्सप्रेस। नोड और एक्सप्रेस में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। एक्सप्रेस एक लेयर है किसके ऊपर, नोड के ऊपर। वो नोड के कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो कोड है उसको क्या कर देता है, सिंपल, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दे देता है कि यार app.get कर लो, गेट रिक्वेस्ट हो जाएगी, app.post कर लो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी, app.listen कर लो, आपका सर्वर स्टार्ट। तो वो क्या करता है कि जो कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है, रैपर क्या करता है कि वो जो कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है उसको सिर्फ स्टैंडर्डाइज करके बना के आपको थाली में रख के दे देता है, भाई इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो इसी तरीके से जो MongoDB है उसका जो कोड है वो थोड़ा ग्लिच्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है भी वो भी आसान, लेकिन एक और उन्होंने आसानी के लिए उसके ऊपर एक रैपर, एक लेयर बनाई जिसको उन्होंने कहा Mongoose। क्या कहा,
तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे mongoose, तो आपको mongoose एक लाइब्रेरी मिलेगी। अगर आप mongoose को देखेंगे तो mongoose का जो कोड है वो बहुत आसान है एज कंपेयर टू आपका MongoDB। ठीक है, ये जो काम 3-4 लाइनों में कर देता है, MongoDB के लिए वही सेम काम 10-15 लाइनें की जरूरत पड़ती है। आप बोलते होंगे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन एक बड़ी होती चली जाती है तो आपको फिर फर्क महसूस होना शुरू होता है। सही है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस बहुत इजी हैं और इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव का मतलब क्या है? ये बोल रहा है kitty.save, तो आपको क्या लगता है क्या करता होगा? सेव करता होगा। तो इसको हम कहते हैं इंट्यूटिव, कि आपको पढ़ के समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे आ रहा है mongoose.connect, तो ये क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। सही है, तो ये बहुत सारी सिंपल सी कुछ आसान चीजें हैं जो हम इसको देखेंगे। अभी हमारे पास 11 बज गए हैं, काफी टाइम हो गया है, तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो वाली जो फाइल्स हैं मेरी पुरानी वो मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर ये कोड जो है बहुत सिंपल, बहुत साफ सुथरा करके उसमें हमने टाइम लगाया था और वो हमने बनाया हुआ है। वो मैं फिर क्या करूंगा कि आपकी जो गूगल क्लासरूम है उसको हम वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकें। दूसरा, आप या उसी कोड को हम देखते हुए हम आपको यहीं पे एक और हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जो एप्लीकेशन बेसिकली MongoDB से कनेक्टेड होगी, और वो MongoDB के बाद हम लोग कहीं पे डिप्लॉय भी कर देंगे, और उस डिप्लॉय के बाद हम फाइनली, जैसे आप उनकी URL इस्तेमाल करते थे, फिर आप अपनी URL इस्तेमाल करेंगे और अपना कोड चलाएंगे और उसको रिएक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन नेटलिफाई पे डिप्लॉय करेंगे। फिर मतलब आपके पास एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन सिस्टम तैयार होगा। इसका मतलब है कि आप एक गूगल पे जाएंगे और आप अपनी URL लिखेंगे नेटलिफाई की, तो वो एक बैकएंड से कनेक्टेड होगी, और आपका बैकएंड भी किससे बात कर रहा होगा? डेटाबेस से। मतलब पूरा का पूरा आपका सिस्टम कहाँ पर होगा? क्लाउड में। आपका फ्रंट एंड नेटलिफाई पे, आपका बैकएंड कोई हम वेबसाइट ढूंढेंगे क्योंकि हेरोकू खत्म हो चुकी है, तो आपने किस पे की थी? वो क्या नाम था उसका? साइक्लिक। तो cyclic.sh इन्होंने ढूंढी थी, क्योंकि हेरोकू हम पहले यूज़ करते थे, हेरोकू हो गया बैन, और बैन नहीं हो गया, मतलब वो पेड हो गया, और पेड चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से हम साइक्लिक इस्तेमाल करेंगे। और उसको आपका बैकएंड भी हो गया डिप्लॉय, और आपका जो डेटाबेस है वो तो कहाँ सेव है? एटलस में। सही है, तो सारी तीनों चीज़ें जो आपकी एप्लीकेशन की हैं वो क्लाउड पे। अब क्योंकि तीनों चीज़ें एप्लीकेशन आपकी क्लाउड पे है, तो आप उसको दुनिया से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम फाइनली कंप्लीट करेंगे और आपके एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एक और कोई एप्लीकेशन बना लेंगे। सही है, आपको आई थिंक असाइनमेंट मिला हुआ था, जिसकी असाइनमेंट की डेट बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। कंप्यूटर पे ही रहेगी आपके? नहीं, सिर्फ आपके पास। और उसका नुकसान ये होता है कि आपकी लाइट चली गई और आपकी वो DB चल रही थी ना, तो वो क्रैश कर जाती है, फिर आप उसको रिपेयर करना पड़ता है। ये मसला है। तो उस सारे झंझट से बचने के लिए आप क्या इस्तेमाल करें? एटलस। किस पे? अच्छा, हमने फैब 18 को हमने एक असाइनमेंट सबमिट किया है, चैट ऐप यूजिंग फायरबेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 ने दिया है और 59 ने नहीं दिया। अब जिन्होंने दिया था फैब 18 यार, सही है। तो हमारे पास ये कुछ स्टार बच्चे हैं
जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि ये सब मार्क्स उनके सर्टिफिकेट्स में लिखे जाएंगे, तो आप तो हो गए 0। सही है। अब जो बाकी पीछे बच्चे हैं उनका हमने 2 असाइनमेंट दिए थे। टू डू लिस्ट हो गई थी। सही है। तो जिन बच्चों ने दे दिया है हम उसका चेक कर लेंगे और उसको हम आप अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देंगे। अगेन जिन्होंने इसका अगर वो लॉगिन नहीं बनाया तो आई थिंक मैंने लॉगिन उसमें लिखा है, अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है तो उसके मार्क्स कटेंगे, अगर रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं कटेंगे। लॉगिन सिस्टम मैंने कहा उसमें लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में। हाँ सही है, फायरबेस से ही कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ मुझे याद नहीं है कि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या लिखा था, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सही है, तो फिर होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ सही है, याद आ गया। अच्छा ये आप देख रहे हैं कि इसने लाइव कर दिया है आपकी डेटाबेस को। जब आपकी डेटाबेस लाइव हो जाती है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ्स दिखते हैं। ये ग्राफ है, अभी तक इधर ग्राफ में सीधी लाइन है क्योंकि कोई चीज़ नहीं हुई। तो ये अगर आप देख रहे हैं R और W लिखा हुआ है, इसका मतलब है रीड एंड राइट। तो जब आप कोई हिट करोगे इसको, कोई डेटाबेस को हिट करोगे ना, तो यहाँ पे ग्राफ में यूँ आ जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और यहाँ से आपको बहुत बाइट्स भी पता लग रहे हैं कि कितनी कंजप्शन चल रही है आपकी डेटाबेस की, क्या हो रहा है। तो यकीनन यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जितना आप सब ने उसकी DB को हिट किया है तो अगर वो खोल के देखेगा तो उसे नज़र आ रहा होगा यूँ करके कुछ ना कुछ डेटा इन एंड आउट हुआ है।